दोस्तों नमस्कार। मैं सपना सिंह आज मृदुला गर्ग जी की कहानी छलावा का पाठ करने उपस्थित हुई हूँ आप लोग के सामने। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आज मृदुला जी का जन्मदिन है और हम सब की कामना है कि वो दीर्घायु हों और बहुत ही स्वस्थ रहें और ऐसे ही रचनाशील रहें जैसी कि वो हैं। तो आप सब कहानी सुनिए छलावा। बचपन का सुना किस्सा जस का तस लिख रही हूँ। आप पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, फिर वे अपने बच्चों को, तब न किस्सा कहानी बने। तो सुनिए। एक थे वैद्य जी। वैद्य क्या, राजवैद्य, कविराज। वैद्यों में राजवैद्य यूं समझो कि तालों में ताल भोपाल का, बाकी सब तलैया। क्या धूम थी राजवैद्य की, कहने वाले तो यहाँ तक कहते थे कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है उनके पास कि मरते दम भी 5-10 मिनट को मोहलत दिला दें कि अपनी वसीयत उसियत लिख बोल लो। ठीक समझे आप। अमीरों के वैद्य थे कविराज। क्या क्या किस्से मशहूर थे उनकी हिकमत के। सबसे मशहूर किस्सा था देश के राजा का। जाहिर है अपने वैद्य जी ने राजा की अंगूठी का नायाब हीरा यूं ही चुटकियों में जलवा कर भस्म कर दिया था। वह भी राजा की मर्जी से। हुआ यूं कि राजा था हीरो का शौकीन, पर दांत आंत के हाजमे का कच्चा। लाख हीरे जमा कर ले, पाचन शक्ति जस की तस ठस पड़ी रहती थी। न खाया जाता था न पिया। सो राजवैद्य की तलब होनी ही थी। वैद्य जी पहुँचे और राजा की कलाई पकड़ बैठ गए नब्ज जांचने। मजाल जो आंख उठाकर देख लें, कैसा तो पारदर्शी भग सफ़ेद हीरा दिपदिपा रहा है राजा की अनामिका पर। काहे का सफ़ेद, चिलमन के बीच से आती धूप का परस पाकर ही 7-7 रंगों में फूटा पड़ रहा था। मानो कमरे में लगे इंद्रधनुषी झाड़ फानूस सुबह सवेरे जल उठे हों। वैद्य जी मन लगाकर नब्ज पढ़ रहे थे और राजा था कि उसका पूरा ध्यान अंगूठी के हीरे पर अटका पड़ा था। सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहा था कि अब आह भरे कविराज, कब कहें आहा ओहो हो क्या हीरा है महाराज। पर वैद्य जी थे कि समाधि डाले चुप चुप की बस चुप। राजा का धीरज चुक गया। राजा ठहरा, कितनी देर लगती है चुकने में। सांस छोड़ हठात बोल उठा, नब्ज के पारखी आप ठहरे मशहूर, हीरे का दाम बतलाएं तो जाने। कौड़ी टके का मोल है और क्या, कविराज ने फटाक से कहा। राजा लाल पीला काला होता सफ़ेद पड़ गया। हाथ तलवार की म्यान पर गया सही, पर बाहर खींचने से पहले रुक गया। राजपूत हो भले, राजा भी तो था। बाहर निकाल लेता तो खून चखाना पड़ता। वहाँ वैद्य जी के सिवा था कौन वार सहने को, और उनकी मुट्ठी में खुद अपनी खलाई भींची पड़ी थी। आंत अलग कुलबुला रही थी। सिर पर गुस्सा चढ़ा तो पेट की मरोड़ छाती को मथने लगी। बिलबिलाकर वह चिचियाया, छोड़ो नब्ज, दर्द बंद करो। चच्चा, वैद्य जी बुदबुदाए, वात पित्त का जानलेवा प्रकोप, अति भयंकर काल महाकाल। हीरे की छोड़ राजा को अपनी पड़ी। दवा, वह हकलाया। मेरे नहीं, आपके पास है महाराज, वैद्य जी बोले। मेरे पास? आपकी अंगूठी का हीरा महाराज, जान बचानी हो तो दे डालिए। राजा ने दाएं देखा न बाएं, अंगूठी उतार वैद्य जी के हवाले की और पेट पकड़ औंधा हो गया। वैद्य जी ने अंगूठी से हीरा निकाला और आग में डाल दिया। राजा की आंखें फटी और जबान घुटी रह गई। देखते देखते हीरा भस्म में तब्दील हो गया। फिर कविराज ने उसके 10 हिस्से कर 10 पुड़िया बांधी और बोले, लीजिए महाराज, अब हुआ हीरा 5 लाख का। दूध के साथ सेवन कीजिए और दर्द अफारे से छुटकारा पाइए। ऐसे रहे ठसकेदार सत्यवादी निडर हमारे नामी गिरामी राजवैद्य। फिर हुआ यह कि एक अंधेरी अमावस की रात दोपहर बीत लेने पर किसी ने जोर से कविराज का दरवाज़ा खड़खड़ाया। कौन है कह के पुकारा तो जवाब मिला, रोगी।
अब वैद्य जी थे तो आज के डॉक्टरों जितने ही नामवर विख्यात, पर बीमार को दरवाजे से लौटाने का चलन तब तक फैला न था। सो उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो कुछ नहीं, बस धूल का बगुला चक्राकार घूम रहा था, गोल गोल, तेज तेज, फिरकी सा। वैद्य जी ने नींद की परत दिमाग पर से झाड़ते हुए सोचा, आंधी चल पड़ी दिखे, पर आंखें ऊपर उठाई तो कुछ हिलता हुआ नजर न आया। न पत्ता, न टहनी, न गमछा, न कथरी। हवा का नामो निशान नहीं, जैसे धरती में समा गई। आसमान तक स्तब्ध सहमा पड़ा था। वैद्य जी ने आंखें नीचे की तो ठगे रह गए। धूल का बगुला और तेजी से चक्कर काट रहा है। धूल का बगुला है कि कुछ और? वैद्य जी ठहरे राजवैद्य, वैद्यों में ताल भोपाल का, बाकी सब तलैया। उनकी नज़र कमज़ोर कैसे हो सकती है? जो होगा साफ दिखे बगैर कैसे रहेगा? पोषक पुष्टिदायक आहार यूं बेकार गया तो आयुर्वेद का क्या होगा? उन्होंने आंखें अच्छी तरह खोली और बगुले पर दृष्टि केंद्रित की। लगा धूल का चक्र के बीच चूहा है, न बिल्ली न कुत्ता। अरे कहाँ, ये तो भरा पूरा आदमी है। लंबा तगड़ा, आंखें दिप दिप चमक बिखेर रही हैं, जैसे राजा का बिन जला हीरा। खड़े खड़े सपना लेने लगा क्या? वैद्य जी ने कायदे के खिलाफ आंखें मली, खोली फिर मली, फिर खोली तो देखा आगंतुक उनके पैरों पर झुका हुआ है। वैद्य जी सुन्न खड़े रहे। मेरा बेटा बीमार है, आपको लेने आया हूँ कविराज, चलेंगे? लंबे तगड़े ने कहा। वैद्य जी से नहा करते बना न ना, पर वह पलट कर चला तो पाया वे भी उसके पीछे चले जा रहे हैं। वह लंबे डग भरता आगे आगे और पौष्टिक आहार खाने वाले वैद्य जी हाँफते हाँफते उसके पीछे। 150 गज चले होंगे कि वह बोला, ऐसे तो पहुँच लिए, और वैद्य जी को उठा अपने कंधे पर बिठला लिया। फिर यूं चला जैसे धरती पर कदम रखे बिना उड़ा जा रहा हो। बेचारे वैद्य जी आंखें मुंह दे कंधे से चिपके रहे। सांस जो भीतर खींची तो डर के मारे अंदर ही घुटी रह गई। कितनी देर घुटती? हुआ करे बाहर निकली कि पाया रुके पड़े हैं। आँख खुले बगैर न रही। देखा उनका वाहन एक पुरानी आलीशान हवेली के सामने खड़ा है। अरर ए हो ओ, उसने आवाज़ लगाई। कविराज पधारे हैं। कविराज तो कविराज, पूरा मंजर कांप गया। ऊपर की मंजिल से वापसी हाँक आई, उतनी ही दमदार पर बारीक। वहीं पधारो ठाकुर। वैद्य जी बिटिर बिटिर ताकते सीढ़ी ढूंढने लगे। ढूंढना क्या और पाना क्या? न सीढ़ी न रास्ता। वे तो आप से आप ऊपर उठे जा रहे थे। नीचे ताका तो घिघी बन गई। लंबू खड़ा खड़ा और लंबा होता जा रहा था। आन की आन में वैद्य जी ऊपरी मंजिल के बाजरे तक पहुँचे। लंबू ने बड़े जतन से उन्हें वहां उतारा, फिर खुद भी उतर लिया और कद दोबारा मुनासिब कर लिया। सामने खाट पर 13-14 बरस का पीलिया खाया लड़का लेटा था। उसके बराबर दिप दिपायमान थी उसकी माँ। उन्हें देख उसने घूंघट नीचे कर लिया, पर आंखें उनकी फिर चुधियाई ही रहीं जितनी देर वहां ठहरी। निराशा त्यागो ठकुराइन, आगंतुक ने कहा। हमारे घर साक्षात ईश्वर पधारे हैं। वैद्य जी से बोला, नब्ज देख लें कविराज, वे वापस पहुंचाऊं। वैद्य जी के अंजर पंजर भले ढीले पड़े हुए थे, पर वैद्य की न भूले थे। कांपते हाथों को काबू किया और नब्ज परख डाली। बोले, साथ चलकर दवा ले लो। तो जैसे गए थे वैसे ही लंबू के कंधे पर सवार हो लौट आए वैद्य जी। घर पहुंचाकर उसने 1 न 2 7 जगमगाते हीरे उनके हाथ पर धर दिए। बोला, 2 हमारी दवा के लिए, बाकी 5 आपको नज़र। दवा की मिकदार आप समझो 2 गुनी दरकार है। तो वैद्य जी ने 2 हीरे जलाकर भस्म बनाई जरूर, पर क्या हुआ कि नज़र बाकी 5 हीरों पर जमी रही। क्या हीरे थे! राजा का हीरा तो पत्थर जानो उनके आगे। भस्म के 10 हिस्से कर पुड़िया बना लंबू को थमाई तो दरवाजे पर रुक वह बोला, आप हमारे बेटे के जीवन दाता, हम आपके ताबेदार, पर जो देखा किसी से कहना मत। वह उनके पैरों पर झुका तो वैद्य जी की हिम्मत लौट आई। पूछा कि आप हैं कौन, पर जवाब नहीं आया। आता कैसे? वहाँ था क्या सिवाय धूल के एक बगुले के? वह भी राफ्ता राफ्ता बैठ गया। न किसी से कहा न किसी ने सुनाया, पर कविराज ने साफ सुना छलावा। राजवैद्य भीतर दौड़े।
कहीं हीरे भी तो गायब नहीं हो लिए? नहीं, वे वहीं के वहीं आग के पास चौकी पर पड़े भक भक जगमगा रहे थे, सात सात रंगों में। वैद्य जी ने लपक कर उन्हें उठा लिया, इस हाथ से उस हाथ में उल्टा पुल्टा उछाला। आहा, ओहो हो। सतरंगी किरणों के उजास से कमरा झिलमिल उठा। क्या आबदार हीरे थे। ऐसे हीरों को भला जलाकर राख किया जाता होगा। राजा के हीरे की बात और थी। ये हीरे तो 5-5 लाख के तब हों जब सोने की अंगूठी में नगीने बने, 10 वजनी लोग देखें, अशश कर सराहें। तो वैद्य जी ने खूब संभाल कर 4 हीरे 10-10 तालों में बंद किए और 5वां हीरा ले जाकर अंगूठी में जड़वा लिया। फिर सुबह सवेरे नहा धोकर नया कसीदा किया, अंगरखा पहना, अनामिका में हीरे की अंगूठी धारण कर राजा की तबीयत का हालचाल पूछने चल दिए। राजा ने कविराज का हीरा देखा तो सुधरी तबीयत फिर बिगड़ गई। सीने में वह दर्द उठा कि पेट पीठ दोनों ऐंठ कर रह गए। तड़प कर बोला, आहा, ओहो हो, क्या आबदार हीरा है। क्यों है कि नहीं है राजसी हीरा? तमाम दरबारी अश कर बोल पड़े, सचमुच एकदम राजा के योग्य हीरा है। वैद्यराज क्या करते? अंगूठी उतार राजा के हवाले की। चीज जिसके योग्य हो उसे पहुँचे। आदमी का क्या है, लायक हो न हो, राजा होना चाहिए। सूनी उंगली लिए वैद्य जी ने 10-5 दिन सब्र किया। हीरों को निकाल उल्टा पलटा जरूर, इस हाथ से उस हाथ किया, दूर पास दाएं बाएं सब तरफ से नज़ारा लिया, पर अंगूठी में दूसरा हीरा जड़वाने का ख्याल दिमाग से निकल कर फेंकते रहे। ख्याल तो बाहर फेंकता रहा, पर पेट में अफारा दिन पे दिन बढ़ता गया, जैसे वैद्य न होकर राजा हूँ। अफारा, दर्द, ऐठन, मोर, वात पित्त का जानलेवा प्रकोप, अति भयंकर, काल महाकाल। पर भला अपना हीरा कौन भस्म करता है रोग से मुक्ति पाने को? इससे अच्छा तो अंगूठी जड़वा लो। सो वही राजवैद्य ने किया और तनाव से छुट्टी पाई। एक बार फिर सज धज कर दरबार का रुख किया। हीरे के असली पारखी और कहाँ मिलने थे। राजा भी पूरा राजा था। हीरा देखा नहीं कि मन बेकाबू। फिर वही आहा, ओहो हो, और वैद्य जी का हीरा राजा की अंटी में। इस तरह एक एक करके कविराज के 4 हीरे राजा की नज़र हो गए। हर बार राजा यह पूछना नहीं भूलता था कि कविराज इतना बढ़िया हीरा आया कहाँ से। हर बार राजवैद्य गर्दन ऊंची कर कह देते थे, महाराज यह न पूछिए, वचन दिया है न कहने का, इज्जत का सवाल है। पर हर बार उनकी गर्दन पहले से कुछ कम ऊंची खिंच पाती थी। आखिर 5वां हीरा अंगूठी में सजाए वैद्यराज राजा के सम्मुख पधारे। एक बार फिर राजा ने आलापा, आहा, ओहो हो, क्या आबदार हीरा है। क्यों है ना राजसी हीरा। तब राजा का आलाप पूरा होने और राज दरबारियों के समवेत गान के शुरू होने से पहले ही वैद्य जी उनके चरणों में लौट गए। आपके लिए कौड़ी मोल है इसका। जब 5 लाख का करना होगा हमसे वापस मांग लीजिएगा। राजा ने आंख मारकर कहा, क्षमा करें महाराज, मैं स्वयं रोगी हूँ, मुझे खुद इसकी ज़रूरत है। एक शर्त पर, यह बतलाइए मिला कहाँ से। राजा ने कमज़ोर जान धर पकड़ा। वैद्यराज की झुकी गर्दन न उठ पाई। कहाँ का वचन और कैसी इज्जत, उन्होंने तमाम राज कह डाला। राजा तो फिर राजा था। फौरन दल बल सहित हीरे वाले छलावे की खोज में निकल पड़ा। बेचारे राजवैद्य को राजा की बगल में दुबक कर बैठे रहना पड़ा। देश देशांतर सब जगह खोजा। दिशा निर्देश का काम वैद्य जी के जिम्मे पड़ा। वे कभी काफिले को पूरब दिशा में चला देते, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर की तरफ मोड़ देते, कभी दक्षिण में। और उन्हें कौन सा थौट ठिकारा याद था। वे कंधे पर सवार आंख मूंदे यह जा वह जा पहुंच लिए थे। राह दिशा देखी कब थी जो याद रहती। राजा कविराज भटके सो भटके। देश के तमाम प्रमुख उनके साथ भटक लिए। छलावे की तलाश में आज तक भटक रहे हैं। जहाँ कहीं धूल का बगुला चक्कर काटता दिख जाता है, दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देश की बाकी जनता राजा और वैद्य के अभाव में जैसे तैसे दिन काट रही है, बिना मुनासिब इलाज और बिना उचित राजकाज के। तो ये थी कहानी छलावा। मुझे लगता है ये कहानी आज के हमारे देश के
परिदृश्य से भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। और महान कहानियाँ ही वही होती हैं जो अपने समय को लांघ कर वर्तमान को भी पूरी तरह से दर्ज करें। अपने वर्तमान को तो दर्ज करती ही हैं, वो भविष्य की तरफ भी बहुत ही संतुलित दृष्टि से देखती हैं। तो मृदुला गर्ग जी तो इस कला में माहिर ही हैं। उनकी कहानियाँ एक चुटीले ढंग से कही जाती हैं और बहुत ही मारक व्यंग भी करती हैं अपने तत्कालिक स्थितियों पे, राजनीतिक, सामाजिक। और तो ये कहानी आप लोग को निश्चित रूप से पसंद आई होगी। छोटी सी कहानी है और अब मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।